अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहती हूं। हलचल और हलचल मुसलसल इस वीक में भी हमें नज़र आती है। काफ़ी कुछ हुआ। दो अच्छी खबरें हैं पीटीआई के लिए कि दो उनके जो लापता रहनुमा थे फाइनली वो मिल भी गए और मंजर आम पर भी आ गए और अब अपने घरों को भी बखैर आफियत पहुँच चुके हैं। उस्मान डार साहब भी और सदाकत अली अब्बासी साहब भी। उस्मान डार साहब का जो एक इंटरव्यू था कामरान शाहिद साहब के साथ वो काफ़ी जीनत बना रहा ख़बरों की, और फिर उसके बाद उससे ज़्यादा जो डिस्कशन में चीज़ आई वो उनकी वालदा की एक वीडियो थी जिसमें उन्होंने ख़ुद ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का या सियासत करने का ऐलान किया। ये सारा मामला किस तरफ जा रहा है? बहुत सारे शकूक व शुबहात हैं उस्मान डार साहब के इंटरव्यू के हवाले से, बहुत सारे सवालात लोग पूछ रहे हैं, और इसी तरह से सदाकत अली अब्बासी साहब की रहाई क्यों कर मुमकिन हुई इसके ऊपर भी बात हो रही है। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि अगर डॉक्टर्स उन्हें क्लियरेंस देते हैं मियाँ साहब को तो बिल्कुल वापस आ रहे हैं, वही प्लान है उनका। आज एक मेडिकल रिपोर्ट भी जमा कराई गई है लाहौर हाई कोर्ट में मियाँ साहब की, और उसमें ये बताया गया है कि उनको अभी भी कुछ मसाइल हैं सेहत के, और दिल के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनके काफ़ी सीरियस भी हैं। तो क्या समझा जाए मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ये इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद इनफैक्ट ये मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई और इससे क्या फ़ायदा होगा, इस पर भी बात होगी। और कुछ मज़ीद भी जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं उनको भी देखेंगे आज के प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले इमरान साहब की तरफ चलते हैं। इमरान साहब, शहबाज शरीफ साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका मकसद क्या था? वो कहना क्या चाह रहे थे? किस एजेंडे के ऊपर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें ना देखें, सीधी सी बात है, शहबाज शरीफ साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो मकसद सिर्फ ये है कि मुस्लिम लीग नून अब पूरी तरह से अपने आप को इलेक्शन मोड में ला रही है, और ये मामला यही है कि किस तरह से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए, किस तरह से अपने माजी को क्लियर किया जाए, किस तरह से अपने हाल को बेहतरीन हाल में बदला जाए, और किस तरह से अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग जो है उसको शेयर किया जाए। और कोई ख़ास वजह इसके अलावा नज़र नहीं आती। आज की उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहाँ तक बात है मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी का, तो मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बातें बार बार जो हैं वो अब नहीं होनी चाहिए, ये तय है कि वो 21 को आ जाएंगे। तो जो उन्होंने ये बात की कि डॉक्टर जो हैं उनसे पूछा जाएगा, तो देखिए दिल का आर्जा तो मियाँ साहब को है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब ये इतनी प्रॉब्लम है क्या कि जिस वक्त पाकिस्तान उन्होंने आना है तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा शायद मार्जिन रखा गया इस रिपोर्ट के ज़रिए भी कि अगर किसी वजह से प्रोग्राम कोई रद्दोबदल होती है, हाँ जी, तो फिर उसमें ये मार्जिन कम से कम हो कि वो कह सकें कि इस वजह से प्लान कैंसिल किया गया। क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है, मैं फिर ये आज अपनी बात दोहराऊंगा कि जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये कन्फर्म ना हो गया कि इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उस वक्त तक वो वापस आएँ। अगरचे आज उन्होंने लंदन में ख़ुद सहाफ़ियों से भी अलविदाई मुलाकात की है, और उन्होंने ये भी कहा कि लंदन ऑफिस में आज उनका आखिरी दिन था। तो बज़ाहिर तो हालात ये बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ अब वतन वापस आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन सियासत में क्योंकि कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती, इसलिए गुंजाइश रखी। चौधरी साहब, इसकी क्या आपको वजह सिर्फ ये पॉलिटिकल वजह नज़र आ रही है कि कोई बाद में रद्दोबदल हो प्लान में तो उसके लिए एक ऑलरेडी उनके पास ग्राउंड हो, या इसकी कोई कानूनी वजह भी है? क्योंकि ये तो एक बाइंडिंग थी पीएमएलएन के ऊपर कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करानी थी, लेकिन बीच में तो साल हा साल ये रिपोर्ट्स जमा नहीं हुई, और अब जब उनकी हिफाजती ज़मानत दायर करने से पहले ये मेडिकल रिपोर्ट दायर यानी जमा कराई जा रही है, तो आपको इसका कोई कनेक्शन लगता है, कोई कानूनी भी? देखिए, 16 नवंबर 2019 को मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी हाथ से लिखी हुई अंडरटेकिंग दे के गए थे कि 4 हफ्तों के लिए वो बाहर जाना चाह रहे हैं उनको, और वो उस वक़्त मुजरम डिक्लेयर थे, उनको सज़ा याफ्ता मुजरम थे, कॉन्विक्ट थे, एक्यूज़ नहीं थे। जो मेन इसमें आप ज़रा जहन में रखिएगा कि अगर मुल्ज़म हो यानी किसी पे इल्ज़ाम हो तो उसके मामलात और तरह से होते हैं, लेकिन अगर कोई मुजरिम हो जो कि साबित हो जाए कि जिन्होंने उनको सज़ा भी हो गई हो तो उनके मामलात और होते हैं। और उसी जो अंडरटेकिंग थी उसको शहबाज शरीफ साहब ने भी अंडरटेकिंग दी, और मेडिकल रिपोर्ट्स जो जमा कराने का जो ड्यूटी थी या जो उसमें अंडरटेकिंग में
जो जिम्मेदारी थी वो मैं शहबाज शरीफ साहब ने ली कि वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स देंगे। जहाँ तक तो मेडिकल रिपोर्ट का ताल्लुक है तो ये ज़ाहिर है आप सियासी लोग हैं, सियासी मामलात होते हैं तो वो सियासी अंदाज से करते हैं, और ये रिपोर्ट जमा कराने का मकसद जो है मियाँ साहब की जो हेल्थ कंडीशन है उसको इस तरह से प्रेजेंट करना है ताकि बाद में उनकी हिफाजती ज़मानत जो है वो मेडिकल बुनियादों के ऊपर ली जा सके, और इस तरह से उसका ये इब्तदाई शाखसाना है लीगल टीम ने जो कहा है। क्योंकि कानूनी तौर पे तो समीना मियाँ साहब जो हैं वो बाउंड हैं कि वो जेल में जाएं, आते ही वो सरेंडर करें जेल हुकाम के पास, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे तो जेल हुकाम जेल में थे, तो जेल से वो डायरेक्ट जो हैं उनको वन टाइम परमिशन मिली और वो बाहर चले गए। तो जब आप जेल के अंदर थे तो वापसी पे कानूनी तौर पे वो ये बाउंड है कि आप जो हैं ये बाइंडिंग है मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर कि वो जाके जेल में सरेंडर करें उन्हीं अथॉरिटीज़ के पास जहाँ से वो बाहर गए थे। नहीं तो चौधरी साहब जेल में तो वो सरेंडर करेंगे, लेकिन इस दौरान अगर अदालत उन्हें प्रोटेक्टेड बेल दे देती है और उसके बाद जब वो बेल ख़त्म हो तो वो जाके सरेंडर कर दें, तो फिर तो कानूनी तौर पे वो जो उन्हें रिलीफ मिलेगा उसी पे करेंगे। वो ज़बरदस्ती बगैर किसी प्रोटेक्टेड बेल के तो बाहर नहीं रह सकते। जी वो यही तो कह रहे हैं कि उसी का बंदोबस्त है। खान साहब बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को और उनके ख़ानदान को जो रिलीफ इन अदालतों से मिला है उसकी भी मिसाल कभी नहीं मिलती। यानी उनको वो रिलीफ मिले हैं इन अदालतों से कि आप कानूनी तौर पे जो है आप दांतों के तले उंगली दबा लें कि ये कैसे हो गया, लेकिन वो लेते हैं। वो मुजरिम थे, एक एफिडेविट लिख के 50 रुपये का वो बाहर चले गए और 4 साल बाद वापस आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं नहीं आ रहे इसका पता पक्का नहीं है, जब तक लैंड नहीं कर जाते तब तक। गुजारिश ये है कि अगर आपकी बात को दुरुस्त भी मान लूँ कि जो रिलीफ उन्हें मिले हैं वो किसी को नहीं मिले, तो उन्हें तो मिले हैं, वो कसूरवार है। तो क्या वो कसूरवार नहीं है जिन्होंने दिए हैं? देने वाले भी तो उतने ही कसूरवार है ना जिन्होंने रिलीफ दिए हैं। सर मैं किसी का मैं कसूर तो जो है दोनों का या किसी का नहीं गर्दान रहा। मैं तो आपको एक हकीकत बयान कर रहा हूँ, एक मैं फैक्ट बयान कर रहा हूँ कि इस मुल्क में मुजरमों को एफिडेविट पे बाहर जाने की भी इजाज़त हो जाती है, और गरीब लोगों को जो कि जेलों के अंदर सड़े हैं छोटी साइकिल चोरी के मुकदमे में या रोटी चोरी के मुकदमे में उनकी मुलाकात भी नहीं होने दी जाती। तो इस मुल्क में जो कानून है वो सिर्फ अमीरों के लिए है और अमीर तरीन लोगों के लिए है। गरीब लोगों के लिए तो वही जो है मुश्किलात हैं जो कि पहले भी वो देखते हैं। उनकी को मुलाकात के लिए चला जाए तो उनसे रोटी भी ले लेते हैं, तो हम उनसे पैसे भी ले लिए जाते हैं। क्या क्या बेचारों के साथ नहीं किया जाता। मतलब इस मुल्क में इस कदर जो इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया चौधरी साहब, लेकिन इमरान साहब आपको अभी भी इस बात में कोई गुंजाइश नज़र आ रही है कि इस सारे मामले में अभी भी उनकी जो रवानगी है वहाँ से मौखर हो सकती है? क्योंकि जो यहाँ की उनको ग्राउंड रियलिटीज़ बताई जा रही हैं कि जो वो इस्तकबाल चाहते हैं, जिस तरह का वो एक माहौल चाहते हैं, वो तो यहाँ पर उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। वो भले मरीम नवाज़ का जलसा हो, वो शहबाज शरीफ साहब की जो एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल रही हैं, तो उससे आपको क्या लगता है कि ये वो माहौल बन सकेगा यहाँ पर? देखिए समीना, मुझे लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो आ जाएंगे इस वक्त। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस माहौल की बात आप कर रही हैं मुस्लिम लीग नून ने उसका बंदोबस्त कर लिया। अच्छा, हमारे वाकफान हाल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने हर MPA को, जो साबका MPA था उनका, या जो उसमें अगर इलेक्शन हारे भी तो नंबर 2 थे, यानी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उनसे ये कहा गया है कि उन्होंने 3500 बंदे लेके आने हैं लाहौर से। मैं सिर्फ लाहौर डिवीज़न की बात कर रहा हूँ। तो इनका ख्याल ये है कि 2-2.5 लाख बंदा ये आराम से वहाँ पंडाल में इकट्ठा कर देंगे। अब ये बड़ा एक अहम सवाल है कि क्या ये वाकई ही इस तरह से लोग इकट्ठे होंगे या नहीं। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के करीबी लोग हैं, शरीफ फैमिली के करीबी लोग हैं, और जिस तरह से आज कल रोज़ाना की बुनियाद पे जो मीटिंग्स हो रही हैं, उनके काउंसलर लेवल पे लोगों को एक्टिव किया जा रहा है और ये सारी प्लानिंग्स की जा रही हैं, तो मुस्लिम लीग नून
का पूरा फोकस और जोर इसी बात पे है कि जब मियां नवाज शरीफ आएँ तो वो एक ऐसा कामयाब पावर शो करें कि जिससे ये तासुर ना जाए कि शायद मियां साहब के आने पे भी वो लोग इकट्ठे नहीं कर पाए। लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा थ्योरी मार्केट में रहती है वो ये भी है कि स्टिल जो वज़ीर आज़म के फेवरेट कैंडिडेट हैं वो तो शहबाज शरीफ साहब ही हैं। तो फिर आपको लगता है कि अगर नवाज शरीफ को पता है कि वो वापस आएंगे तो फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, या वो उस तरह से उनकी भी कबूलियत नहीं है, तो फिर भी वो वापस आएंगे? देखिए, ये कुछ लोगों का ख्याल है कि कबूलियत नहीं है, मेरा आपका ये चौधरी साहब का हो सकता है, ये मुख्तलिफ तजियाकारों का। जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है, जो मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर है, उसका वज़ीर आज़म के कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ ही हैं। लिहाजा ये बात की मसलहत है सियासी के मियां नवाज शरीफ भी क्या फ़ैसला करते हैं, आया ख़ुद वज़ीर आज़म बनते हैं या मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म, मियां शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने पे एग्री हो जाते हैं। लेकिन वो फ़िलहाल अपने वोटर और सपोर्टर को ये तासुर नहीं देंगे या देना चाहते कि जिससे वो ये समझे कि शायद मियां नवाज शरीफ नहीं है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून है वो नवाज शरीफ का ही नून है। ठीक है, लेकिन चौधरी साहब, वो सायरा बानो साहिबा ने बड़ी अच्छी वो टर्मिनोलॉजी इसके लिए इस्तेमाल की थी कि छोटी बहन पसंद आ गई है। तो आपको भी ये लग रहा है कि कैंडिडेट वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं? एक ही बात है समीना, अगर दोनों भाइयों में से कोई भी हो जाए तो इसमें कौन सा फ़र्क है। वो दोनों भाई जो हैं वो एक ही जानी सिक्के के दो रुख हैं, शरीफ फैमिली के लोग हैं। तो मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब हों या छोटे मियाँ साहब हों, तो उसमें कोई बात ये है कि छोटे मियाँ साहब जो हैं वो अंदाजा लगाया जाए कि मियाँ साहब वापस आएंगे या नहीं, और इतनी हद तक इतने लचक है उनमें, नहीं इतनी लचक है उनमें कि पानी के अंदर लगा हुआ जैसे पौधा होता है ना, पानी जिस रुख बहता है वो उस तरह भी बहना शुरू हो जाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब, देखें मियाँ नवाज शरीफ साहब का आना जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सियासी मजबूरी है। अगर मियाँ साहब नहीं आते, उनका पहले वोट बैंक बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ है। आपने देखा है कि मरीम नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ साहब हो, 3500 बंदों का ड्यूटी तो लगाई है, लेकिन एक 3500 बंदे का जलसा कर लेते तो तब भी बेहतर बात थी। वो साबित हुआ है कि बंदे नहीं आ सके। मोटरसाइकिलों के ऐलान किए जा रहे हैं, गाड़ियाँ देने का ऐलान किया जा रहा है। कभी इस तरह से भी सियासत हुई है, कभी इस तरह से भी इस्तकबाल हुआ है। मतलब आप लोगों को लालच दे के कह रहे हैं, लोग फिर भी नहीं आ रहे। बात यह है कि मियाँ साहब अगर आते हैं तो वही नून लीग की सियासत बचेगी, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर नून लीग की बची कुछ सियासत भी फारग हो जाएगी। नून लीग के बहुत बड़े लोग जो हैं तादाद में, बड़ी तादाद में, वो नून लीग के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, वो आज़ाद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सो मियाँ साहब अगर खुद नहीं आते, क्योंकि ज़ाहिर है वोट बैंक नून लीग का जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के इर्द गिर्द घूमता है, तो मियाँ नवाज शरीफ अगर खुद नहीं आते तो मियाँ शहबाज शरीफ या उनके ख़ानदान में कोई ऐसा आदमी बंदा नहीं है जो कि उनके वोटर्स को अट्रैक्ट कर सके। इस वक्त वोटर जो है उसकी सोच में और नून लीग की सोच और अप्रोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और ये जो बात चौधरी साहब कर रहे हैं ना इमरान साहब, सिर्फ इतना ही नहीं है कि इस्तकबाल के लिए जोशो खरोश नहीं बन पा रहा, बल्कि लोग तो उल्टा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। आपने वो भी देखा होगा जो मामला शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी का जिस तरह से घेराव हुआ, फिर जो नारेबाजी वहाँ पे हुई, जिस तरह के गालम गलोच भी इवन हुई, तो वो वाला माहौल देख कर तो लोग तो ऐसा लग रहा है कि उनके गिरबान पकड़ना चाहते हैं और इधर ये सोच रहे हैं कि इनको फूलों के हार पहनाएंगे। देखिए समीना, सियासत में ये सारी चीज़ें होती हैं और बड़ी हमारे यहाँ बदनसीबी की बात है कि ख़ास तौर पे पीटीआई ने जिस कल्चर को फ़रोग दिया है उसमें अब गाली गलोच करना या एक दूसरे के गिरबान पकड़ना ये कोई अचंभे की बात नहीं रही। हालांकि अब इंतहाई बुरी बात है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी नहीं, ये पीटीआई के लोगों के साथ भी होगा अगर इस तरह की हो। आप देखें एक जब ये बात सही है, वैसे उससे पहले कभी किसी ने गाली नहीं सुनी थी, जब से पीटीआई है तब से गाली नहीं समीना, इस तरह से मुझे बता दें कितने वाकयात होते थे। ये जो बात है वो आपको मानना पड़ेगी। दूसरी बात जो अभी चौधरी साहब जो कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के जो नहीं खान साहब ये बताएं क्या ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है मुस्लिम लीग नवाज के जलसों में बेमतरों में बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर जो है वो अपना सती किस्म के और इंतहाई गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल करने के असम्बली के अंदर जो हैं उस वक्त जो हैं वो कौन कौन से लोग थे जो उनको किन नामों का बाद से
पुकारते थे। गाली की सियासत जो है अब क्योंकि सोशल मीडिया है तो ज्यादा आती है, इसका आगाज ही मियां अपना नवाज शरीफ ने और उन्होंने किया, और इसके ऊपर उनका टारगेट था पीपल्स पार्टी और बेनजीर भुट्टो। जो सब गुजारिश ये है कि उस वक्त भी जो आप जैसे या मेरे जैसे या समीना जैसे लोग थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, और अगर आपको याद हो उस वक्त हम ये बात कर रहे हैं कि पहले भी था, नहीं इस तरह से नहीं था समीना, वो कभी कभार कहीं था, ये नहीं था कि हर जगह पे इस तरह से हो मामला। सोशल मीडिया पे हमेशा इन्होंने ये सर इस बात को तो आप छोड़ दीजिए, इसमें ये सारी चीजें एक जैसी हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो वो वहां पर लोग थे वो शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, वहां पर वो पीटीआई के वर्कर को झंडे उठा के पीटीआई के लोग नहीं थे, वो आम लोग थे। आप उनकी गुफ्तगू सुने, वो महंगाई के मारे लोग थे, वो गुस्सा निकाल रहे थे। मैंने ये कब कहा कि वो पीटीआई के लोग, वो आप कह रहे हैं ना कि पीटीआई के लोगों ने ये मुतारिफ करा दिया, पीटीआई का हो तो फिर वो मैंने ये कहा कि कल्चर उन्होंने मुतारिफ कराया, मैंने ये नहीं कहा कि वो पीटीआई के लोग थे। पीएमएलएन वालों ने भी अडॉप्ट कर लिया, तो सबने मुआशरे में तो फिर सब करते हैं। देखे ना, अगर हम चलिए मान लिया पीटीआई ने करवाया, मेरा सवाल वहीं पे है कि लोग तो इतने नाराज हैं और ये सोच रहे हैं कि कोई इस्तकबाल फकीरों के साथ। बात ये गुजारिश ये है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि लोग नाराज हैं। लोग इसलिए नाराज हैं कि अगर ये 16 महीनों में कुछ रिलीफ दे सकते तो शायद लोग नाराज ना होते। मियाँ शहबाज शरीफ जब हुकूमत में आए, जब पीडीएम की हुकूमत बनी तो लोगों का ये ख्याल था कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो कोई चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन इमरान खान साहब के जो दौर में जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें महंगाई से जितने लोग पिछे हुए थे उसमें मज़ीद इजाफा हो गया, जिसके बाद अब लोगों का एतराज़ तो बनता है। जब आप सियासत करते हैं तो टीवी में बैठ के मुस्कुराना को बात करना और अलग बात होती है, जो जाके जलसों में लोगों को फेस करना वो अलग बात होती है। लेकिन मैं चौधरी साहब तो अब क्या कैंपेन ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू ही चलाएंगे? ये सब जाएंगे हल्कों में, आप देखेंगे ये सब जाएंगे और चीजें ठीक हो जाएंगी ये इस तरह से। लेकिन चौधरी साहब की एक बात पे मैं जरूर करना चाहूँगा, मैं इनकी इस बात पे के साथ इत्तफाक नहीं करता कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके लोग अब उसके टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। बहुत सारे लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून के वो आज भी वहाँ हलकों में मसला बना हुआ है कि टिकट किसको दें, क्योंकि सियासत जो करनी है पंजाब में 2 ही जमातों का मुकाबला होगा, एक पीटीआई और दूसरी। चौधरी साहब गुजारिश ये है कि मुझे आप ये बता दें कि कोई ऐसा मुझे बता दें हल्का जिसमें आप ये समझते हो कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में कैंडिडेट नहीं मिलेगा। चलें आप ये बता दें। मामला तो ये है कि जब इस तरह की चीज़ है तो बेशुमार ऐसे हल्के हैं, बेशुमार हल्के हैं। लाहौर में जो है आप देखिएगा कि इलेक्शन में क्या मामला होगा। खासा असल में बात यह है कि जो ग्राउंड पे रियलिटीज़ है ना, ख़ासकर ये यूथ बल्ज है उसकी जो माइंड सेट क्या उसकी जो उनका ये एक जो मरूसी पार्टियां हैं या पुरानी पार्टियां हैं इनसे वो दूरी इख्तियार कर चुके हैं और वो इन लोगों के साथ नहीं चलना चाहते। जिस तरह से मुल्क में नई नई सियासी जमातों की एक जहत है, ये लोगों की डिज़ायर है। लोग पुरानी पार्टियों को, पुराने लोगों को वोट नहीं देते, बार्ज में नए ग्रुप बन रहे हैं, अब बार की सियासत में नए ग्रुप बन रहे हैं। तो एक जो न्यू फेसेस या अपना ऑल्टरनेट्स का है, आप उसको जो है इग्नोर ना कीजिएगा। नून लीग की जो सियासत है वो बहुत रवायती है और बहुत पुरानी है। अब इस जो यूथ के बहुत बड़ा वोट करना है उसकी अट्रैक्शन के लिए नून लीग के पास कोई आगे वाले सेगमेंट में करूंगी, लेकिन अब चूंकि बात इस मौजू पे हो रही है तो यहीं पे ये बात कर लूं। मैं अभी जो फेस टू फेस के प्रोड्यूसर हैं उनसे मेरी मुलाकात हो रही थी, ऑफिस में मैं बात कर रही थी। आज इमरान साहब आपने वो प्रोग्राम देखा है फेस टू फेस का जो ख्वाजा आसिफ साहब के हल्के में किया है? वो मुझे बता रहे थे कि आप यकीन करें चौधरी साहब कि वहाँ पर कोई बंदा हमें मिल नहीं पा रहा था कि जो पीएमएलएन को वोट देने का बोल दे, और वो कहते थे कि हमें मुश्किल हो रही थी कि कहीं हमारा प्रोग्राम ऐसे ना लगे कि कोई पीटीआई ने प्लांटेड प्रोग्राम कराया है। वो ढूंढ रहे थे कि हमें कोई और भी ओपिनियन मिले। ख्वाजा आसिफ साहब के अपने रिश्तेदार जो थे एक वहाँ पर, वो भी उन्हें मिले और वो तक कह रहे थे कि हमने उनको वोट नहीं देना। और उनकी राय ये थी, प्रोड्यूसर साहब जो बता रहे थे कि 85% जो लोग थे उन्होंने पीटीआई के हक में कहा। हालांकि उस्मान डार छोड़ चुके पीटीआई को, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन मतलब ग्राउंड रियलिटी ये है कि पीएमएलएन से इतने लोग नाराज हैं, तो किस तरह इस जमात में दोबारा जान पड़ सकती है और क्या नवाज शरीफ साहब के वापस आने से कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए सबीना, सीधी सी बात है कि ये जो 2024 के इलेक्शन है ये मुस्लिम लीग नून की तारीख में सबसे मुश्किल इलेक्शन है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि
जिस यूथ की बात करते हैं फैसल चौधरी साहब, वो यूथ या जिसको पीटीआई ने जो एक बयानिया बिल्ड किया था, उसकी वजह से आज भी पीटीआई जो है वो मकबूल जमात है और उसके साथ लोग हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि जिस तरह से लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं, क्या उनके इलेक्शन में क्या सूरत हाल बनती है, कौन उनका कैंडिडेट होता है। जिस वक्त इलेक्शन होता है तो उस वक्त माहौल कुछ और होता है। जो सब खुद क्योंकि इस सियासत को अच्छी तरह समझते हैं, इंतखाबी सियासत को, तो इसलिए यहाँ पे बात करना कुछ और है, ऑन ग्राउंड वहाँ पे हकीकत कुछ और होगी। जिस वक्त इलेक्शन बनेगा, टेम्पो बनेगा, फिर पता चलेगा। भी अंदर से परेशानी हो कि उधर ग्राउंड रियलिटी कुछ और है और इधर उनके जो मामला है। खैर फवाद चौधरी साहब तो वैसे ही अब सियासत को खैर बात कह चुके हैं, चौधरी साहब ने खुद ना इलेक्शन लड़ना। लेकिन चौधरी साहब, ये जो मैंने अभी आपके सामने रखी हैं चीज़ें ख्वाजा आसिफ साहब के हल्के की भी, लोग तो सोच रहे थे कि शायद कैंडिडेट तगड़ा वाला अगर मैदान से निकल गया तो ख्वाजा आसिफ साहब के लिए शायद आसान हो जाएगा इलेक्शन, लेकिन वो तो उल्टा मुश्किल लग रहा है। ऊपर से उस्मान डार साहब की वालदा ने जो दबंग किस्म की वीडियो लगा दी, उसने तो और ही तिया पांचा कर दिया। देखिए, अभी आज एक पॉइंट हम मिस कर गए हैं। मियां शहबाज शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अभी वो एक फिर उन्होंने अपना जो है तोपों का रुख जो है वो पीछे मोड़ा है और उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की आग का तारो तो मुझे क्या मिल गया। आपको 16 महीने वज़ीर-ए-आज़म बना दिया पाकिस्तान का, और क्या आपको मिलना था? आपकी अपनी क्या कारकर्दगी है, या आपका अपनी कौन सी ऐसी कोई आपने गिदड़ सिंह की लगाई हुई है? आपने जिस तरह से करके किया, उन्होंने बाजवा साहब ने और दूसरों ने, ये तो कहा जाता है कि उस वक्त जो है ये इस्टेब्लिशमेंट की शीर बात थी। बहरहाल ये बयानिया नवाज शरीफ साहब के पास कोई नहीं है। नून लीग का जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है वो ये है कि वो बार बार इदारों पे हमला करके, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी एक नाकाम कोशिश की है, वो अपना बयानिया बनाना चाहते हैं। उनका वो तोपों का रुख जो है वो उस तरफ करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस वक्त महंगाई जो 16 महीने हुई है, जो बैड गवर्नेंस हुई है, जो इकॉनमी का हाल है, जो इक़्तिसादियात मुल्क की तबाह हुई हैं, वो तो इन इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसियाँ हैं ना। तो उन पॉलिसियों के को से तवज्जो हटाने के लिए बयानिया है कोई नहीं। बयानिया बार बार बनाने की कोशिश करते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं। उनका कम हो रहा है, उसकी वजह ये है कि उनके पास नैरेटिव कोई बुनियाद तो चाहिए। इस वक्त फरिया इदरीस साहिबा सीनियर एंकर पर्सन JNN की हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर राय उनकी जानते हैं। फरिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत मुझे खुशी हो रही है आज आप प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो फरिया साहिबा, क्या आपको नज़र आ रहा है, ये हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के भी हवाले से, जो शहबाज शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बयानिया उस तरह से कोई बन नहीं पा रहा, कारकर्दगी कुछ हाथ में दिखा नहीं सकते जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी भी, तो आपको लग रहा है कि PMLN के लिए आगे कुछ रास्ता आसान है या उल्टा मुश्किल ही नज़र आ रहा है? सरीना, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। बड़े मजे की सूरत हाल है इस वक्त PMLN के लिए। हवाएं उनकी फेवर में चल रही हैं, मौसम भी उनके लिए खुशगवार है। जो आगे का सफर है वो बड़ी कोशिश की जा रही है कि सुहाना हो, जहाँ जहाँ से कोई मसाइल हो उनको भी हल कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद जो प्रॉब्लम है वो ये कि इलेक्शन में जाएं कैसे, क्योंकि ना नैरेटिव है, ना परफॉर्मेंस है, ना आगे से कुछ समझ आ रहा है कि मामला कैसे ठीक होगा। तो अगरचे आप ये समझ लें कि सफर बिल्कुल सुहाना है, लेकिन गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है और वो पेट्रोल भरवाने की पूरी कोशिश हो रही है। एक के बाद एक बयानिया बनाया जा रहा है। मुफाहमत और मुजाहिमत तो हमने इससे बड़ी बात कर ली। मरियम नवाज खुद कहती रही कि मुफाहमत होगी, मुजाहिमत होगी तो मुफाहमत होगी। अब लगता है कि इलेक्शन में उन्होंने देखा कि PTI जो कि अपनी गवर्नमेंट के ज़माने में बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो चुकी थी, लेकिन जब गवर्नमेंट से निकले तो इस कदर पॉपुलर हुए। आज हमारे JNN का ही पोल है सियालकोट की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। उससे पहले हमारे पास गैलप का पोल है, मुख्तलिफ पोल्स आ रहे हैं और अपेरेंटली जो मर्जी कहें ये सियासी जमातें, इन लोगों ने अपने भी पोल्स करवाए हुए हैं। इनको सब पता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी पर है PTI। तो अब अपना बयानिया भी क्या यही बना लें कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाए? तो इस तरह मामला चलता नहीं है, लोग उसको रिसीव नहीं करते। कल मैंने बड़े गौर से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की पूरी तकरीर सुनी जलसों में जो वो करते रहे, और वो बहरहाल बार बार ये तासुर देने की कोशिश करे थे
जैसे 16 महीने कोई और ही हुकूमत में था, जैसे कोई अलग से दुनिया से कोई शख्स आके हुकूमत करके चले गया ना, उनका कोई ताल्लुक। पहले हमने ये देखा कि मरीम नवाज ने डिटैच किया अपने आप को उस हुकूमत से, उस नवाज शरीफ साहब ने डिटैच किया। अब हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से बुला दें कि वो 16 महीने गुजरे हैं। तो ये हो नहीं सकता, इट्स अ वेरी इम्प्रैक्टिकल अप्रोच। मुझे तो डर है वो अपने वज़ीर-ए-आज़म होने का इनकार ही ना कर दें कि मैं तो था ही। लेकिन अब फरिया, आपको नज़र क्या आ रहा है? आज एक हाई कोर्ट में रिपोर्ट भी जमा कराई गई है, मेडिकल रिपोर्ट नवाज शरीफ साहब की, तो क्या आपको लगता है कि वो वापस आ रहे हैं या फिर ये एक फिर से ग्राउंड बनाया जा रहा है कि उनकी वापसी को मौखर करने के लिए कोई एक्सक्यूज मिल जाए? देखिए, अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कंपैरिजन में नवाज शरीफ एक बिल्कुल डिफरेंट पॉलिटिशियन है। अगरचे इस शरीफ डायनेस्टी की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत जगहों पे मिलती जुलती है, लेकिन बहरहाल उनके जो मेन लीडर हैं वो है ही नवाज शरीफ। इससे तो हम दो राय पे नहीं रख सकते। तो वो जो भी, और फिर ये कि वो बहुत ज्यादा जो है, आप समझे, तुंदो तेज हवाओं का मुकाबला करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। वो कभी भी कोई गलत कैलकुलेशन नहीं लेंगे। उनके साथ एक दो, अभी तीसरे दफा के मामलात हैं, तो एक एक कदम फूंक के रख रहे हैं। सीट बुक भी हुई है, एक जगह पूरा तासुर है कि आ रहे हैं, ये भी कहा गया, सामान बांध लिया गया है। आज अलविदाई मुलाकात भी की है वहाँ के जर्नलिस्ट से उन्होंने। जब ये हेडलाइन चली ना, सामान बांध लिया गया है, तो मुझे आज से कई साल पहले, जिस वक्त मैं स्टूडेंट थी यूके में और उस वक्त कवर करने गई थी नवाज शरीफ साहब को बॉन्ड स्ट्रीट पर, तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 2007 की गालिबन ये बात है कि तब भी यही हेडलाइन चलाई थी हमने कि सामान बांध लिया गया है और नवाज शरीफ साहब वापसी के लिए तैयार हैं। तो एज आई सेड, वो एक्सपीरियंस है, समझदार हैं। वो ये फैसला आखिर तक मेरे ख्याल से क्लियर नहीं होगा। एक पूरा तासुर तो बन गया था कि आ रहे हैं वो, लेकिन मेरे ख्याल से हम अभी इसको 50-50 ही रखेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी दो खबरें पीटीआई के लिए भी आई हैं, दो लेकिन अभी देखिए अवाम में फरवट तो नहीं है, कोई उनके आने से हलचल तो नहीं है। हलचल तो अवाम ने करनी है, अवाम को आपने गैदर करना है, मोमेंटम बनाना है, एक बड़ा जलसा जिसको मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अवाम में कोई अट्रैक्शन नहीं है, उनके आने की खबर से कोई खुशी की लहर दौड़ती हुई महसूस नहीं हो रही। आप जरा अपनी दूसरी तरफ आके देखें ना चौधरी साहब, आपको महसूस होगी। आप अभी एक साइड से देख रहे टेबल के। असल में ना चौधरी साहब का अपना दिल खुश नहीं है ना, तो वो समझते हैं कि आज तो जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपको नजर आ रही है कोई हलचल, कोई खुशी, कोई देखें अवाम में जोशो खरोश? सब देखें, अवाम में जोशो खरोश की बात नहीं, बात है मुस्लिम लीग नून के वर्कर की, उनके वोटर और सपोर्टर की। उनमें बहरहाल इस हवाले से जोश भी है और खुशी भी है। अब उसको वो किस तरह से आगे अवाम में लेके जाते हैं ये देखते हैं। चलिए, लेकिन फरिया, आप थोड़ा सा पीटीआई के भी मामलात पर बात हो जाए। उस्मान डार साहब का एक इंटरव्यू आपने देखा होगा, बड़ा ही यूनिक किस्म का, और उसके बाद फिर वो वापस अब घर भी पहुंच गए हैं कल खैर आफियत से। आज सदाकत अली अब्बासी साहब भी घर पहुंच गए हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ये रिहाइयाँ जो हो रही हैं ये क्या इंडिकेट कर रही हैं? पीटीआई के लिए कुछ अच्छा टाइम आएगा या अगेन ये तमाम वही हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक न्यू वर्जन नज़र आ रहा है कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और जान छूटती थी, अब इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और जान छूटेगी? इसमें जो सबसे ज्यादा एक दुख की बात है ना समीना, बल्कि कुछ तो बड़े फनी पॉइंट्स थे, लेकिन वो फनी पॉइंट्स इसलिए नहीं रहे कि उसमें बहुत ज्यादा दुख का एलिमेंट शामिल हो जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो देखी, सदाकत अली अब्बासी अपने घर पहुंचे हैं और उनकी वालिदा और फैमिली जिस तरीके से ज़ारो कतार रो रही थी, यही वो अलमिया है जहाँ भी हम मिसिंग पर्सन की बात करते हैं, उनकी फैमिलीज पे जो गुजरती है वो आप उसका इदराक ही नहीं कर सकते। रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। तो इस कदर मुश्किल हालात में आपको नजर आ रही है इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप, और मुझे नहीं लगता कि आइंदा आने वाले दिनों में इनकी मुश्किलात कुछ कम होंगी, क्योंकि देखिए सच्ची बात जो ये है कि अभी तक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है पीटीआई ने। मुश्किल में है, मुश्किल में रहेंगे तो कोई पॉलिसी नहीं है, आखिरी वक्त तक मुश्किल का मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते करते मर जाएंगे, ये तो कोई पॉलिसी नहीं है। आपको बहरहाल सियासत के रमूज समझना होंगे, आपको देखना होगा कि आप कितनी अपनी पार्टी बचा सकते हैं, कितने मामला उनके लिए आसान कर सकते हैं, उनको रिलीफ भी देना होगा। जो मुझे जहां पर एक तरफ हमने देखा कि बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है पीटीआई पर, अभी भी गुजरा है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, उसमें मीडिया के रोल पे बड़ा सवाल ये निशान है, खासतौर पे इन इंटरव्यूज में तो मीडिया पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उसको यकीनन हमें क्रेडिट देना चाहिए कि अगर उन्होंने एक ऑन प्रिंसिपल
स्टांस लिया है जिसमें अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद वो इंटरव्यू उन्होंने कुछ अर्से के लिए रोका है मगर शायद चल जाए, लेकिन बहरहाल अभी तक तो नहीं चला है। लेकिन बहरहाल जब एक सियासतदान है, जो एक लीडरशिप है, उसको ये फोर्स ही करना है कि मैं अब अपनी कश्ती को मुश्किल से कैसे निकालूं। आप कब तक लोगों को इतनी मुश्किलात में रखेंगे? जहां तक चली गई है इस वक्त, जिस कॉर्नर हो चुकी है पीटीआई, मुझे बहुत इस वक्त बड़ा मुश्किल लग रहा है कम बैक, डिस्पाइट के वो पॉपुलर है, डिस्पाइट के लोगों में उनकी पजीराई है, डिस्पाइट के लोग वोट डालने के लिए बेताब हैं, लेकिन वोट डालने का एक मैकेनिज्म होता है, आपको एक पूरी पार्टी का स्ट्रक्चर चाहिए होता है। जब वही टूट चुका है, जब आपकी बैकबोन क्रश हो चुकी है, लेकिन वो तो इस बात पे बिलीव करते हैं फरिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, जो भी कोई छोड़ के गया है किसी भी हलके से, उनका जहाँ पे भी जाके सर्वे हुआ है वो तो जो वोट बैंक है वो तो इंटैक्ट है। तो इससे क्या तासुर मिल रहा है कि क्या वाकई उनको लोगों की, लीडर्स की या जो पार्टी टिकट होल्डर्स हैं उनकी ज़रूरत है, या फिर अगेन उनकी आइडियोलॉजी ही प्रिवेल कर रही है? हम ये नहीं कह सकते सरीना, जहाँ पर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लीडरशिप ड्रिवन है, उसमें वन मैन शो ज्यादातर नजर आता है तकरीबन हर जगह पे। उसके बावजूद इलेक्शन लड़ने की एक साइंस होती है, उस साइंस में पीटीआई पहले ही कमजोर थी, और अब जबकि आपकी जो मर्जी आप कहें कि ये लोग इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इनके आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, मेरा ख्याल से आपके सीजन लोगों को, आपके जाने पहचाने लोगों के जो कि फेस ऑफ द पार्टी हैं, उनके जाने से, उनके तकलीफ में होने से, उनके मौजूद ना होने से फर्क पड़ेगा। इलेक्शन डे पे इसका फर्क वाज़ेह तौर पे पोलिंग डे पे और वैसे भी देखिए फरीहा, आप तो बेहतर समझती हैं, तो देखिए गुजारिश ये है कि पोलिंग डे जो होता है उसके 2-3 मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहली बात कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसने पोलिंग डे पे जितना आपका इलेक्शन में खर्चा होता है उसका तकरीबन 50% सिर्फ पोलिंग डे पे होता है। तो क्या इन लोगों के बाद पीटीआई के पास ऐसे कैंडिडेट होंगे जो वो खर्च कर सकें? दूसरा चॉइस, आप इस मैकेनिज्म को समझते हैं कि एक पूरा वोटर्स को लिस्टें देनी होती हैं, उनको पर्चियां देनी होती हैं, लाना होता है वहां तक, वोट डलवाना होता है। बात है, क्या वो मैकेनिज्म होगा कि लोगों को घरों में जाके वो आप पर्चियां ही दे सकें? जब ये पूरी टीमें और पूरी चीज़ें नहीं होंगी तो फिर उसका अल्टीमेटली नुकसान होगा। अगर आपके 10,000 लोग बाहर चले जाएं और 1 लाख बंदा वोट ही ना डाल सके तो आप इलेक्शन तो नहीं जीत सकेंगे। तो इसलिए इलेक्शन डे पे कौन करेगा? ठीक है, तो इलेक्शन डे पे इसका फर्क। खान साहब, जिस इलेक्शन में ये सारी बातें नहीं होंगी वो इलेक्शन कहलाया जा सकता है, उस पर कौन यकीन करेगा? ज़ाहिर इलेक्शन के लिए तो फिर आपको सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल देनी पड़ेगी। अगर आप किसी एक जमात को, एक गिरोह को रोकेंगे तो फिर उस इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान नहीं उठेंगे। ये तो सब तब होगा भाई जब इलेक्शन होगा, फिलहाल तो इलेक्शन डेट ही नहीं आ रही, कहीं नहीं करेंगे कि इलेक्शन भी होना है कि नहीं। एक मिनट चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि अगर कोई सियासी जमात खुद ये काम नहीं कर सकती कि उसके बंदे ही ना हो तो इसमें रोकने वाली कौन सी बात होगी? कोई भी सियासी जमात हो, अगर उसके पास उसके बंदे क्या ये बात तो देखिए, ये बात तो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। बंदे आज आप इजाजत दें तो मेरे ख्याल में फिर मामलात और हो जाएंगे। मैं यही बात कह रही, बंदे के खिलाफ में चलेंगे। एक सेकंड, याकूब साहब की बात पे एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ समीना। जी जी, इस सादगी पे क्यों ना मर जाए या खुदा, और हाथ में तलवार भी नहीं। अब ये बंदे खुद ही नहीं आएंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? नहीं, फरीहा गुजारिश ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं देखिए उनसे फर्क तो पड़ेगा। अब वो किस तरह से गए ये तो एक अलग बहस है सर, ये अलग बहस नहीं है ना। अलग बहस होती तो फिर आज ख्वाजा आसिफ के हल्के में लोगों की वो राय ना होती जो आज है। लेकिन बहरहाल मैं इसको आगे कंटिन्यू करती हूं। एक सेकंड, फिर उस्मान डार साहब ये इंटरव्यू ना देते, फिर वो ना कहते कि मैं सियासत से रिटायर हो रहा हूँ, फिर मुकाबला करते। अब आपने वो बात कर दी है जो हम ऑनर फिर करें भी क्या। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, मेरा ख्याल है सेफ साइड है। प्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। लेते नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन। और पॉलिटिकल हैपनिंग्स पे बात हो रही है, आगे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक उस पर बात करेंगे। लेकिन जो एक लास्ट चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, जज साहब तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसे के लिए इजाज़त मांग ली है। आप इससे पहले डिस्कशन में ये बात भी कर रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको मौका मिले।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर कोई अपनी कैंपेन भी चला सके। आपको लगता है कि पीटीआई जलसा कर सकेगी और दफ़ा 144 नहीं नाफिज हो जाएगी? प्लस ये कि अगर वो जलसे की इजाज़त मिल भी जाए तो यहाँ खिताब कौन करेगा, कौन सी लीडरशिप आएगी? सारी लीडरशिप या तो जेल में है या रुपोश है। हाँ, आपकी दुरुस्त बात है, लेकिन किसी भी पार्टी का जलसा करना तो बुनियादी सियासी हक तो होता है, लेकिन क्या वो उनको इजाज़त मिल गई है? और इजाज़त अगर मिल गई है तो फिर किन हालात में दी गई है? कोई इस तरह से तो नहीं किया कि वो ना करने के लिए इजाज़त दी गई। तो जहाँ तक बात है कि सियासी जलसों में खिताबात की, या ज़ाहिर है बड़े तो लीडर नहीं हैं, लेकिन फिर सियासी जलसों में सियासी कारकुनान होते हैं। सियासी कारकुनान जो हैं वो रौनक लगा लेते हैं। तो अगर तो जलसा करने की इजाज़त मिल गई पीटीआई को, मिलनी चाहिए भी। अगर वो एक सियासी जमात है जिस पे कोई पाबंदी नहीं है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो कानून और आइन के मुताबिक हैं उनको करने की इजाज़त तो मेरे ख़्याल में मिलनी चाहिए। किसी भी पार्टी को नहीं रुकना चाहिए। जो भी आइन और कानून के तहत रह के इदारों के की जो है उसके ऊपर हिम्मत ना करे, तो उनको जो है वो अगर इजाज़त मिले तो ये खुशाइन बात होगी। मुल्क में एक पॉलिटिकल प्रोसेस तो स्टार्ट होना चाहिए। अभी तक जो है पॉलिटिकल प्रोसेस का आगाज़ नहीं हो सका। इलेक्शन का आने का की भी चलें, कोई एक डेट तो नहीं कह सकते। एक हफ़्ते का ऐलान तो कर दिया गया कि फ़लाँ हफ़्ते में हो जाएंगे, और नवाज शरीफ साहब वापस भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुल्क में पॉलिटिकल प्रोसेस कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट होगा तो लोग जो हैं फिर लोगों का एतमाद भी बहाल होगा, ध्यान किसी और तरफ भी जाएगा। तो मेरे ख्याल में जी एतमाद भी बहाल होगा। सही बात। लेकिन इमरान साहब, आपकी क्या राय है? अभी तक तो हमने देखा कि उन्होंने कोई रैली निकालने की कोशिश की है, जलसा, तो काफ़ी उन्हें मुश्किलात और दिक्कत का सामना करना पड़ा। खैर, उस वक्त एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, अब तो एक निगरान सेटअप है जो कि इंतहाई निगरान और न्यूट्रल है, अनबाइस्ड किस्म का। तो फिर आपको क्या लगता है इस दफ़ा कुछ उन्हें हालात मुख्तलिफ मिल सकते हैं? समीना, ये जो आपने इतना जोर दिया ना अनबाइज्ड, निगरान, पता नहीं क्यों आप इतना टॉन्ट करती हैं। मैंने टॉन्ट तो नहीं किया सर, मैंने तो आपको आइन के मुताबिक बताया कि जो निगरान सेटअप है चौधरी साहब भी बार बार आइन और कानून की बात कर रहे थे। गुजारिश ये है कि पीटीआई अपने दौर में आइन और कानून के मुताबिक ही सारे काम करती रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी तौर भी किसी भी सियासी जमात को उस सियासी एक्टिविटीज़ से रोका ही नहीं जाना चाहिए। ना रोकने की कोई वजह बनती है। बिल्कुल ठीक है, आप उनको इजाज़त दें और वो जलसा करें। ये उनका मसला है कि उनका कौन बंदा तकरीर करेगा या कौन नहीं होगा। वो किस तरह से, मैं तो आपसे वैसे ओपिनियन ले रही हूं। मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल मेरी ज़ाती राय में ये है कि पीटीआई को इजाज़त मिलनी चाहिए। एक जलसे की क्यों, हर जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए। अब ये तो नहीं है कि जब इलेक्शन शुरू हो जाए, कैंपेन शुरू हो जाए, तो क्या रोज़ वो इजाज़तें मांग के फिरेंगे कि जी हमने अपने हल्के में जलसा करना है तो हमने रैली निकालनी है। जो एक ड्यू प्रोसेस है, सब सियासी जमातों के लिए एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। सब अपनी अपनी कैंपेन चलाएँ, जलसे भी करें, जुलूस भी निकालें, रैलियाँ भी निकालें। ये बात ठीक है चौधरी साहब ने जो कहा है कि ये उन्हें भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई इस तरह की बात ना हो कि जिससे फिर निगरान हुकूमत, आपकी फेवरेट निगरान हुकूमत को कोई मौका मिल सके कि वो उन पे पाबंदी लगाए। ये बात ठीक है आपकी। चलिए जी, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक अहम डिसीजन लिया है मेरी फेवरेट निगरान हुकूमत ने, तो उसके ऊपर मैं बात कर लूँ। गैर कानूनी जो तारकीन वतन है उनकी वापसी का फैसला कर लिया गया है कि उन्हें वापस भेजा जाएगा, और ये भी तय किया गया है कि जो खुद से नहीं जाएंगे उनके खिलाफ फिर बाकायदा कानूनी कार्रवाई होगी, उन्हें डीपोर्ट किया जाएगा। और इस सिलसिले में एक बाकायदा ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। एक अफगान बस्ती के हवाले से तो आज हमने बाकायदा वीडियोस भी देखी हैं। तो इसके फैसले की क्या वजूहात हैं, इसके क्या असरात होंगे, इसके ऊपर भी मुझे कमेंट लेने हैं आप दोनों से। इमरान साहब, आपकी नज़र में ये कैसा फ़ैसला है? इतने सालों से बहुत सारे जो अफ़गानी हैं वो पाकिस्तान में आबाद हैं, क्या उनके लिए ये इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर आसान होगा कि वो छोड़ छाड़ के एकदम चले जाएं अपने मुल्कों में? समीना, सीधी सी बात है। पहली बात ये कि इंतहाई अहम फैसला पहली दफ़ा नहीं किया गया। पहले भी इस तरह के फैसले होते रहे हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। अफ़गान बहुत से ऐसे हैं जो आप इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, पेशावर, लाहौर, जितने आपके कोयटा, जितने बड़े शहर हैं उन सब में वो करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें बना चुके हैं, करोड़ों अरबों रुपए के काम कर रहे हैं। मार्केटों में, ख़ास तौर पे होलसेल मार्केटों में उनका होल्ड है।
और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे वो नस्ल दर नस्ल और आबाद हैं। तो मामला सीधा सा है कि आप उनको, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में ये नहीं होता कि गैर कानूनी तौर पे लोग आएँ और बच जाएं। जो लोग वीज़ा लेके पासपोर्ट के ज़रिए से आते हैं उनको आते रहना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन जो गैर कानूनी तौर पे आबाद हैं उनको बिल्कुल यहाँ से जाना चाहिए, निकालना चाहिए। और हुकूमत को इस दफ़ा कम से कम किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी हसास इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, तो बहुत से जाके जो सिरे हैं वो जाके वहाँ मिलते हैं। तो क्या वाकई ही ऐसा है और इस तरह से पाकिस्तान किस किस जगह पे नुकसान पहुँच रहा है? तो ये सारी चीज़ें गौर तलब है। जो साहब, आपकी क्या राय है, ये कैसा फैसला है और क्या ये इतना आसान होगा कि हर बंदे को आइडेंटिफाई किया जा सके और फिर उसके खिलाफ अगर वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है तो कोई कार्रवाई की जा सके? समीना, पहले तो ये देखना है कि गैर कानूनी तौर पे जो मुकीम तारकीन वतन हैं तो वो तो ज़ाहिर इंटरनेशनल लॉज के तहत और एक जो पाकिस्तान की एक ऑफ़र थी उसी के तहत वो आए थे। तो टेक्निकली तो उनको उस वक्त वापस भेजे जाना चाहिए था जब अफगान वॉर ख़त्म हुई। लेकिन अब ये जो लोग पाकिस्तान की सरज़मीन पे पैदा हुए हैं, जो वहाँ पे जैसे इमरान साहब ने कहा है कि उनके कारोबार हैं, बड़े कामयाब लोग हैं, मेहनती लोग हैं, तो इसलिए कारोबार में अपनी बचत भी करते हैं, बहुत एक अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है ना वो डेवलप करते हैं। तो जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो उनका स्टेटस क्या होगा? और अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, अगर आप जो महाजरीन हैं जो उनको इस तरह से तारकीन वतन को ज़बरदस्ती वहाँ पे पुश करेंगे तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी होगी, ज़िंदगियों को भी ख़तरात लाहक होंगे। तो इस मामले को जो है ना बहुत अब्रप्टली शायद डील किया जा रहा है। इसको अगर थोड़ा समझदारी के साथ, थोड़ा तहम्मुल के साथ डील करें तो भी ठीक है। मैं देख रहा था कोई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई चाइनीज़ हुकूमत की तरफ से या रियासत की तरफ से भी इसके ऊपर जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। लिहाजा इसका जो तरीक़ाकार है वो बहुत शफाफ होना चाहिए। दूसरा, इंसानी हमदर्दी की बुनियादों के ऊपर इस मामले को ज़रूर देखना चाहिए। ये बात ऑन द अदर हैंड ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें बहुत सारे लोग जो शामिल हैं जो कि हर जगह पे ज़्यादा तो लोग नहीं होते जो कि बम धमाकों में या दहशतगर्द या तखरीबकारी की जो कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए और उनके लिए किसी किस्म की हमदर्दी करना, यानी इसका मतलब है कि केस टू केस देख के ही फैसला आपके ख्याल से होना चाहिए। राइट, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।